नमस्कार, द बोनस के प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और शाम के 7 बजते ही आपकी जेब से लेकर के देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली तमाम महत्वपूर्ण खबरें लेकर के हम पहुंच चुके हैं अपने स्टूडियो और इन खबरों के सटीक विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं द बोनस के संपादक अंशुमान तिवारी जी मुंबई स्टूडियो से। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद विपुल, आप सबका स्वागत है। तो अंशुमान सर के साथ आज का विश्लेषण शुरू करें उससे पहले जरा बता देते हैं कि आज वो कौन सी खबरें हैं जो इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने में कामयाब रही हैं। तो नजर डालते हैं ऑन द शो पर, देखते हैं आज किन किन खबरों पर बातचीत होने वाली है। तो बोनस पॉइंट की शुरुआत हम बात करेंगे उत्तर भारत में भारी बरसात का विश्लेषण के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। इस बरसात की वजह से उत्तर भारत में अब बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, साथ में खरीफ फसलों पर भी मार पड़ने की आशंका है। इसके बाद हम बात करेंगे होम लोन से जुड़ी खबर पर को लेकर के। होम लोन के कारोबार में सरकारी बैंकों का दबदबा बढ़ता जा रहा है। कुल लोन में सरकारी बैंकों की हिस्सेदारी 46% से ऊपर हो गई है। इसके बाद वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के उस बयान का विश्लेषण होगा जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील नवंबर तक पूरी होने की उम्मीद है। अंशुमान सर से आखिर में समझने की कोशिश ये होगी कि इस डील की संभावना कितनी है और जो कुछ कह रहे हैं गोयल साहब उसमें कितना दम दिखाई दे रहा है। अगली खबर होगी जीएसटी काउंसिल से बैठक से जुड़ी हुई। जीएसटी स्लैब में बदलाव पर फैसला लेने के लिए जीएसटी काउंसिल की बैठक अब शुरू हो चुकी है। जानेंगे कि इस बैठक में क्या कुछ हो सकता है। उम्मीदों पर बाजार में तेजी भी है, क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या कुछ हो सकता है, इस पर डिटेल में होगा विश्लेषण। इसके बाद क्रोम ब्राउज़र को लेकर के गूगल को कोर्ट से मिली राहत पर भी बात होगी। कोर्ट ने कहा है कि अल्फाबेट को क्रोम को बेचने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे आखिर में बात होगी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के परिवार को क्रिप्टो से हो रहे फायदे को लेकर के। सोमवार को ही ट्रंप परिवार से जुड़ी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग शुरू हुई और इसकी वजह से ट्रंप परिवार की संपत्ति बढ़ गई है। इसका भी होगा डिटेल में विश्लेषण, लेकिन शुरुआत करेंगे बरसात से जुड़ी खबर के साथ। देश में उत्तर पश्चिम भारत में मानसून की भारी बरसात की वजह से जान माल की काफ़ी ज़्यादा हानि के साथ खरीफ की फसलों पर भी अब मार पड़ने की आशंका है। सरकार के गोदामों में सबसे ज़्यादा चावल देने वाले राज्य पंजाब के सभी 23 जिले अब बाढ़ग्रस्त घोषित कर दिए गए हैं। पंजाब में करीब 3 लाख एकड़ ज़मीन पर धान की फसल प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और राजस्थान में भी भारी बरसात देखी जा रही है। सर, ये मतलब उम्मीदें तो थी ये मानसून अच्छा साबित होगा, लेकिन मतलब अभी की स्थिति को देख करके क्या लग रहा है, ये मानसून अच्छा साबित हुआ या खराब? नहीं विपुल जी, अब तो मानसून अच्छा साबित नहीं हो रहा है। गुड मानसून बैड मानसून हो गया है। अगर आप पंजाब की स्थिति देखें, 3.5 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हैं। सारे 23 जिले बाढ़ पीड़ित हैं। पंजाब के हाल फिलहाल के दशकों में पंजाब में इस कदर बाढ़ कभी नहीं देखी गई। और जैसा हम शुरुआत में कह रहे थे कि दलहन तिलहन की फसलों पर तो असर पड़ा ही है, अब धान की फसल प्रभावित होती दिखाई दे रही है, क्योंकि ये बाढ़ धान की फसल पर बुरी तरह असर डालेगी और जिसका असर हमें खरीफ के उत्पादन पर दिखाई देगा। इसके अलावा हिमाचल, जम्मू कश्मीर और कुछ और भी राज्य हैं जहां पर इस मानसून ने अब कहर भर दिया है और उसकी सबसे बड़ी वजह है अधिक बरसात। अगर आप आंकड़ा देखें जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, राजस्थान में आमतौर पर हमने इतनी अधिक मानसून की बरसात नहीं देखी। 67% की अतिरिक्त बरसात है। पंजाब में 48% की बरसात से बाढ़ है। हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड है। इसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की स्थिति ज़्यादा गंभीर इसलिए है क्योंकि यहाँ से फसलों के उत्पादन पर असर पड़ रहा है। हिमाचल और उत्तराखंड में अब ये बारिश हर साल की आपदा हो गई है। मानसून इन राज्यों के लिए तो प्रतिवर्ष नई आपदा, नई त्रासदी लेकर आता है। जम्मू कश्मीर में इस बार हमने बाढ़ और भूस्खलन की बड़ी घटनाएं देखी हैं। केंद्र सरकार को भी अब अंततः एक कमेटी बनानी पड़ी है। वो कमेटी बाढ़ पीड़ित इलाकों के का जायजा लेगी, आकलन करेगी, जो सामान्य प्रक्रिया है। यहाँ जो सबसे बड़ी दुविधा वो ये है कि अब खरीफ के अनुमान को लेकर, खरीफ के उत्पादन को लेकर अनुमान बदलने की संभावना है। हाल फिलहाल में जो ज़्यादा बारिश हुई थी उससे पहले दलहन और तिलहन के क्षेत्र प्रभावित थे, अब धान का इलाका भी प्रभावित हो रहा है। इसलिए बाजार बाढ़जन्य महंगाई की संभावनाएं भी टटोलना शुरू कर चुका है। उसे लग रहा है कि अगर हमने धान की पैदावार पर्याप्त नहीं हुई तो फिर हमें अगले कुछ महीनों में महंगाई बढ़ती दिखाई देगी। जी,
इस बीच देश में म्यूचुअल फंड उद्योग के संगठन एम्फी ने अमेरिका के एम्प्लॉयर लिंक्ड रिटायरमेंट प्लान जैसा प्लान भारत में लॉन्च करने का प्रस्ताव दिया है। मंगलवार को एम्फी की तरफ से जारी श्वेत पत्र में म्यूचुअल फंड वॉलंटरी रिटायरमेंट अकाउंट योजना को लॉन्च करने की बात कही गई। इस योजना में कर्मचारियों को वॉलंटरी भागीदारी, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड विकल्प और टैक्स इंसेंटिव देने की बात कही गई है। सर, ये प्रस्ताव है क्या एम्फी का और ये किस तरीके से आगे चल के काम करेगा? म्यूचुअल फंड उद्योग के संगठन ने रिटायरमेंट और पेंशन प्लानिंग के लिए एक बड़ी पहल की और एक बड़ा प्रस्ताव रखा हुआ है। आप लोगों को याद होगा, जो बोनस के नियमित दर्शक हैं, कि रिटायरमेंट पेंशन प्लानिंग पर अभी हाल फिलहाल में ही बात कर रहे थे कुछ विशेषज्ञों से, और उन्होंने बताया था कि भारत की म्यूचुअल फंड उद्योग की सबसे बड़ी चुनौती रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर एम्फी ने ये प्रस्ताव रखा है। एम्फी ने इसे अमेरिका की जो मशहूर पेंशन योजना है 401 के, उसके आसपास बनाने की कोशिश की। हालांकि ये प्रोडक्ट कुछ नहीं है। स्कीम के जो मुख्य कॉन्टूर्स हैं या जो मुख्य हिस्से हैं जो एम्फी ने बताए हैं, उसमें यह है कि एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन होगा। दूसरी चीज़ ये कि वॉलंटरी स्कीम होगी, जिसको इसे लेना होगा वो लेगा। एम्प्लॉयर अपने लेवल पर अपने एक हिस्सा, अपने कंट्रीब्यूशन का एक हिस्सा इस फंड में डालेंगे। इसे म्यूचुअल फंड चलाएंगे, बस ये महत्वपूर्ण फर्क है। आमतौर पर इस तरीके की स्कीमें भारत में मौजूद है। एनपीएस भी स्कीम मौजूद है, जिसमें कि सरकार अपना हिस्सा डालती है और कर्मचारी भी अपना हिस्सा देता है। इसके अलावा प्राइवेट पेंशन स्कीम्स भी हैं। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि आप हमें ये जिम्मेदारी दीजिए, हम देश के लोगों को पेंशन उपलब्ध कराएंगे और हम इसमें 401 का जो मॉडल है उसे अडॉप्ट करेंगे, जो अमेरिका में इसी तरह से चलता है। इसमें कर्मचारियों का भी कंट्रीब्यूशन होता है, नियोक्ताओं का भी कंट्रीब्यूशन होता है, टैक्स की तमाम रियायतें भी होती हैं। तो ये स्कीम इस स्कीम के साथ एम्फी ने एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी दी है। क्योंकि भारत का म्यूचुअल फंड उद्योग अब काफ़ी बड़ा हो चुका, 75 लाख करोड़ के आसपास की एसेट्स हैं, तो म्यूचुअल फंड उद्योग ये चाहता है कि उसे पेंशन के लिए नए उत्पाद लाने की और इस तरीके के प्रयोग करने की छूट दी जाए। अब ये प्रस्ताव केंद्र सरकार के ऊपर है कि वो इसे तय करे और इस मामले में आवश्यक निर्देश दे। जी, पर अभी तक सर मतलब इस तरह की कोई स्कीम थी नहीं। इसकी वजह क्या वो मानते हैं आप? ये पेंशन के लिए प्लान तो उपलब्ध है विपुल जी पहले से ही, लेकिन वो सरकारी प्लान थे। म्यूचुअल फंड भी अपने तरफ से पेंशन के प्लान देता था। म्यूचुअल फंड में भी कई पेंशन प्लान है, लेकिन वो आपके अपने कंट्रीब्यूशन पर आधारित हैं। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन उनमें नहीं जाता था। एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन वाली जो स्कीमें हैं, वो स्कीमें आमतौर पर केवल सरकारी संस्थाएं चला रही हैं, जिसमें कि ईपीएफओ आप को मान सकते हैं आप, या बाकी जो एनपीएस और के तहत जो पेंशन फंड चलाए जाते हैं। पर अब पहली बार इस व्यवस्था में सरकार ये कोशिश कर रही है या करेगी, अगर वो एम्फी का ये प्रस्ताव मानती है, कि म्यूचुअल फंड को भी एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन रखने की छूट होगी। अभी प्रोडक्ट का प्रोफाइल पता नहीं है, टैक्स की रियायतों के बारे में पता नहीं है, प्रोडक्ट के इनोवेशंस कैसे होंगे या आएंगे ये हमें पता नहीं है। लेकिन ये पहल जरूर है जहाँ पे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ये कह रही है कि अगर कर्मचारी और नियोक्ता दोनों उसे पैसा दें तो वो एक बड़ी म्यूचुअल फंड कॉर्पस का इस्तेमाल करते हुए एक पेंशन प्लान या पेंशन स्कीम बना सकती है। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बीच देश में होम लोन के कारोबार में सरकारी बैंकों की पकड़ और ज़्यादा मजबूत होती जा रही है। क्रेडिट सूचना ब्यूरो CRIF हाई मार्क के आंकड़े ये बताते हैं कि जून तिमाही के दौरान कुल होम लोन में सरकारी बैंकों की हिस्सेदारी अब बढ़कर के 46.2% हो गई है, जो कि पिछले साल जून तिमाही में 37.6% हुआ करती थी। इस दौरान प्राइवेट बैंकों की हिस्सेदारी 35.2% से घटकर 28.2% पर आ गई है। सर, क्या कहा जाए इसको देख करके, इन आंकड़ों को? क्या होम लोन के लिए सरकारी बैंकों पर लोग ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं? बैंकों से बड़े बड़े दिलचस्प आंकड़े आ रहे हैं। हर रोज हमारे पास एक ऐसी खबर होती है जिससे हम बता सकें कि बैंकों का ढांचा किस तरह से बदल रहा है। आज से 3 साल 4 साल पहले तक सरकारी बैंक पीछे थे, निजी बैंक होम लोन्स ज़्यादा दे रहे थे, और अब निजी बैंकों ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं, सरकारी बैंकों ने होम लोन में बढ़त ले ली है। लेकिन इसके भीतर का आंकड़ा है वो थोड़ा चौंकाने वाला है। प्राइवेट बैंक का शेयर काफ़ी घटा है। अगर आप पिछले साल के हिसाब से देखें तो 35% से घट के 28% पर आ गया है। ICICI, HDFC और तमाम बैंक जिनके होम लोन पोर्टफोलियो काफ़ी बड़े हुआ करते थे, वो अब सिकुड़ रहे हैं। इसमें एक जो आंकड़ा सबसे चौंकाने वाला वो ये है कि जो सरकारी बैंक हैं
उनकी जो होम लोन की डिलिक्वेंसीज हैं या देरी है भुगतान में, वो लगातार बढ़ रही है। 31 से 90 दिनों तक होम लोन का भुगतान नहीं किया जा रहा है, और ये एक वो वजह है जिस वजह ने प्राइवेट बैंक्स को होम लोन की व्यवस्था से पीछे खींच लिया है। अब इसे आप कई तरह से पढ़ सकते हैं पुल जी। ऐसा लगता है कि जो होम लोन लेने वाले लोग हैं उनके पास पर्याप्त किस्त चुकाने के पैसे नहीं है, और इसलिए वो समय से किस्त नहीं भुगतान कर रहे हैं, और धीमे धीमे प्राइवेट बैंकों ने ये देखकर होम लोन के बाजार से अपने आप को पीछे करना शुरू कर दिया है, जबकि सरकारी बैंक इस मामले में आगे बढ़ रहे हैं। करीब करीब जो आंकड़े बता रहे हैं इसके हिसाब से जो सरकारी बैंक हैं उनकी जो होम लोन की डिलिंक्वेंसीज हैं, देरियां हैं भुगतान करने में, वो करीब 2.85% हैं, जबकि निजी बैंकों के पास केवल 1.04%। ये फर्क बताता है कि होम लोन पोर्टफोलियो में जो समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं के कारण अब बैंक पीछे आ रहे हैं। दूसरी चीज इस रिपोर्ट के भीतर से और भी दिखाई देती है कि प्राइवेट बैंक बड़े आकार के होम लोन देने में इंटरेस्टेड है, जिन है 50 लाख 1 करोड़ रुपए से ऊपर के लोन देने में ज़्यादा रुचि ले रहे हैं, जबकि ये परिस्थिति इससे पहले बिल्कुल विपरीत थी। छोटे आकार के लोन देने में निजी बैंक आगे हुआ करते थे, जबकि सरकारी बैंक 35 लाख 40 लाख रुपए तक के होम लोन देने के इस टिकट साइज के लोन्स में भी सक्रिय हैं, और यहीं से भुगतान में देरी भी आ रही है। तो होम लोन का पूरा ढांचा बदल रहा है। सस्ते कर्ज देने के लिए, लोगों को मकान खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जो कर्ज की सुविधा दी जाती थी, उसमें अब निजी बैंक ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं, सरकारी बैंक ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं। निजी बैंक इस बाजार में बदलती परिस्थिति को देखकर जोखिम से अपना हाथ पीछे खींच रहे हैं। जी, इस बीच वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है। उन्होंने ये उम्मीद भी जताई कि बातचीत को लेकर के चीज़ें फिर से पटरी पर लौटेंगी और डील के नवंबर में पूरा होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि ट्रेड डील से जुड़े कई मुद्दों का हल निकल गया है और कई मुद्दों का हल निकलना अभी बाकी है। ट्रेड डील को लेकर के भारत और अमेरिका के बीच मार्च से लेकर के अब तक 5 दौर की बातचीत तो हो चुकी है। सर, ये मतलब इस स्टेटमेंट का इस समय मतलब मायने हैं क्या, मतलब क्या समझें, क्योंकि सबको पता है कि इतनी टेंस सिचुएशन चल रही है, ऐसे में ये बयान कैसे पढ़ रहे हैं आपसे? भारत की तरफ से एक तरह से आप देख सकते हैं कि एक बार फिर शांति का प्रस्ताव और उम्मीदों की कोशिश की गई है। कई सारी चीज़ें देखिए पिछले 1 महीने में हुई हैं, रियलिटी चेक हुए हैं, चीन के साथ कितना आगे जाया जा सकता है, अमेरिका के साथ रिश्ते किस स्तर तक बनाए जाने चाहिए, और इनके बीच पीयूष गोयल का बयान काफ़ी चौंकाने वाला था, बाजारों के लिए भी और बाकी सबके लिए भी, क्योंकि भारत और चीन के बीच तो वार्ताएं भी, भारत और अमेरिका के बीच तो वार्ताएं भी नहीं हो रही। जो प्रतिनिधिमंडल आने वाला था अगस्त में, वो भी नहीं आया। नए घटनाक्रम में पीयूष गोयल ने यह कहा कि थोड़े जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं जिनको हल करने की जरूरत है, बाकी सब कुछ ठीक ठाक है भारत और अमेरिका के बीच, और एक संधि हो सकती है, और उन्होंने नवंबर की समय सीमा भी इसमें तय कर दी। ये बेहद चौंकाने वाला था, और अगर ऐसे घटनाक्रम है कि भारत और अमेरिका के बीच दोबारा संधि की संभावनाएं बन रही हैं, तो ये एक अच्छा शुभ संकेत है, क्योंकि ये वार्ताएं होनी चाहिए भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। ये जो टैरिफ है और 80-85 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट का नुकसान है, उसे रोका जाना चाहिए। लेकिन अभी कोई एजेंडा, कोई चीज़ें उपलब्ध नहीं है, क्योंकि जहां वार्ताएं जाकर रुकी थी वो मुद्दा वहीं का वहीं है, और वो ये है कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है और उस रूस के तेल का एक्सपोर्ट कर रहा है, और इससे वो रूस की युद्ध अर्थव्यवस्था को मदद दे रहा है, और इसलिए भारत पर ये टैरिफ लगाए गए थे जो 50% टैरिफ है, और डोनाल्ड ट्रंप ने उसे हटाने से फिलहाल इनकार कर दिया है, कोई संकेत नहीं दिया है। जी, लेकिन सर, एक तरफ ये स्टेटमेंट है और दूसरी तरफ ट्रंप साहब का ही बयान है। उस बयान को किस तरीके से देखें, क्या मतलब उनके बयान से क्या कुछ चीज़ें समझी जा सकती हैं? देखिए, एक किस्म से भारत के लिए झटका है। जब कल पीयूष गोयल का ये बयान आया और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब डोनाल्ड ट्रंप से बात पूछी गई, तो उन्होंने फिर ये कहा कि भारत को वो कोई टैरिफ में रियायत नहीं देने जा रहे हैं, बल्कि उन्होंने अपनी पुरानी बातें वही कह दी कि भारत टैरिफ बहुत लगाता है, और ये एक तरफा दोस्ती थी हमारी और भारत के बीच में, और भारत अपना सामान यहाँ बेच रहा था सस्ती टैरिफ पर, जबकि हमारे सामान पर महंगा टैरिफ था। जब तक ये खत्म नहीं होता तब तक कोई संधि और सहमति की संभावना नहीं है। तो ट्रंप का जवाब अचानक, उसके तुरंत बाद आया जवाब भारत के लिए भी शायद चौंकाने वाला होगा, भारत के कूटनीतिक पक्षों के लिए, जिनको लग रहा था कि चीज़ें अब ऐसी हो गई हैं जहाँ दोबारा बातचीत शुरू की जा सकती है। तो ट्रंप का रुख बेहद आक्रामक है, बहुत तीखा बना हुआ है, और उन्होंने आज भी ये बात इस पर जिस तरह से कही, उससे लग रहा है कि अभी
पीयूष गोयल के अंदर को तो उम्मीद दिख रही है, भारतीय पक्ष को तो वार्ताओं की उम्मीद दिख रही है, पर डोनाल्ड ट्रंप अपनी जिद पर कायम है कि जब तक भारत रूस से तेल का इंपोर्ट बंद नहीं करता तब तक वो शायद बातचीत की मेज पर नहीं आएंगे। देखिए अब आगे चल करके किस तरीके से चीज़ें चलती हैं इस पर भी विश्लेषण हम करते रहेंगे जैसे कोई अपडेट आएगी। लेकिन इस बीच जीएसटी की दरों में बदलाव को लेकर के जीएसटी काउंसिल की 2 दिन चलने वाली बैठक आज से उसका आरंभ हो गया है। बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही हैं। बैठक में जीएसटी की दरों में बदलाव को लेकर के बातचीत होगी, साथ में कुछ प्रोडक्ट्स को जीएसटी से बाहर करने पर भी चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त के भाषण में कहा था कि जीएसटी की दरों में कटौती की जाएगी। सर, बैठक के एजेंडे पर अब क्या कुछ चीज़ें हैं, क्या कुछ संभावनाएं हैं, क्योंकि अटकलें बहुत ज़्यादा हैं और हर मिनट तमाम मीडिया हाउसेज में अलग अलग तरह की खबरें सामने आ रही हैं। आपका एनालिसिस क्या कहता है, क्या कुछ संभावनाएं दिखाई दे रही हैं आपको? जीएसटी काउंसिल की बैठक का एजेंडा उतना मुखर नहीं है जितनी उम्मीदें हैं। अगर आप एजेंडे को करीब से देखें तो उम्मीदें तो रेट लिस्ट तक है कि कार कितनी सस्ती होगी, कौन कौन से सामान सस्ते होंगे। 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, एक तो रेट्स का रेशनलाइजेशन, स्लैब्स का रेशनलाइजेशन, जो एक तकनीकी व्यवस्था है जिस पर एक कमेटी की रिपोर्ट है, फिटमेंट कमेटी की रिपोर्ट है जिस पर चर्चाएं होनी है ऐसा लग रहा है। और दूसरा कई सारे वो सुधार हैं जो कंप्लायंस से रिलेटेड हैं, चीज़ों को आसान करने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए हैं। जैसे जीएसटी काउंसिल ने के एजेंडे पर प्रस्ताव है कि निर्यातकों को रिफंड जल्दी मिल जाए, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को तेज किया जाए। ये सब फैसले होते दिख भी रहे हैं और इसके संकेत भी हैं शायद कि ये फैसले हो गए हैं जिनकी घोषणा शायद कल की जाएगी। जो बड़ा विषय है टैक्स रियायतों का, स्लैब्स की संख्या कम करने का, उत्पादों को 28% से 18% में लाने का, 5% से और 12% के स्लैब का पुनर्गठन करने का, इस पर कितनी चर्चा होती है, इस बात पर निगाहें रहेंगी। और क्या 2 दिन की बैठक में ये इतना बड़ा रिफॉर्म तय हो पाएगा, बन पाएगा? क्योंकि पहली बार है जब जीएसटी काउंसिल आधिकारिक रूप से स्लैब की रिस्ट्रक्चरिंग पर बातचीत शुरू कर रही है। इससे पहले तक चर्चाएं थी, कमेटियों की रिपोर्ट थी, जीएम की रिपोर्ट थी, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हुई थी। तो संकेत ये हैं कि जो चर्चाएं हैं वो आमतौर पर शुरुआती तौर पर फैसले तो वही होंगे जो कंप्लायंस से रिलेटेड है, लंबित एजेंडे के होंगे, लेकिन काउंसिल कुछ स्लैब रेशनलाइजेशन पर आगे बढ़ने के लिए एक तो माइलस्टोन्स तय कर सकती है और कुछ ऐसी चीज़ों पर रियायतों की घोषणा कर सकती है जैसे दवाएं हैं जिनसे कि लगे कि टैक्स दर कम होने की संभावना बनती दिख रही है। बड़ा टैक्स रिफॉर्म या बड़ी कटौती लाने के लिए काउंसिल के भीतर बड़ी सहमतियों की ज़रूरत होगी। दूसरी बात है कि ये भी बाद में हमें पता चलेगा कि बंद कमरा बैठक है, जब ये बैठक खत्म होगी तब पता चलेगा कि जो राज्य जीएसटी काउंसिल के जीएसटी के दरों में बदलाव को लेकर अपने राजस्व के नुकसान की शिकायत कर रहे हैं, उनके लिए क्या फार्मूला मेज पर मौजूद है, क्योंकि उनकी सहमति के बिना इसे लागू करना मुश्किल होगा। तो उम्मीदें तो बहुत हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो खबरें भीतर से छन के आ रही हैं उसमें तो कंप्लायंस के फैसले पहली वरीयता पर रखे गए और उसमें कुछ फैसले होने के संकेत भी हैं। जी चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। लेकिन सर ये क्या मान के चलें कि मतलब जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नहीं बहुत बड़ा मतलब सरप्राइज़ मिलेगा और लोग उसी पे अभी तक झूम रहे हैं कि मतलब, तो क्या बड़े कट की उम्मीदें ना पाल के चलें? अभी दिवाली से पहले जो की बात कही गई थी, जो ऐलान किया गया था, उसकी उम्मीद कम है? विपुल जी देखिए, प्रधानमंत्री ने तोहफे की बात कही थी, उन्होंने स्लैब कम करने की, उत्पाद हटाने की बात की, जिसके बाद बहुत सारी चर्चाएं आई। अगर आप जीएसटी के कामकाज को गंभीरता से देखें, टैक्स व्यवस्था के कामकाज को गंभीरता से देखें, तो इस तरीके के बदलावों के पीछे बहुत सारी तैयारियां करनी। मान लीजिए हमें मान लें कि हमारी उम्मीदों के मुताबिक या लोगों की उम्मीदों के मुताबिक जीएसटी काउंसिल कारों पर टैक्स या ड्यूटी कम कर देती है, तो उसे लागू करने के लिए जीएसटी इनको तैयार करना पड़ेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट की व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। तो ये ऐसा सुधार नहीं है जो तत्काल लागू हो जाए। हाँ, जीएसटी काउंसिल इस बात के संकेत जरूर दे सकती है कि वो सैद्धांतिक रूप से इस स्लैब रेशनलाइजेशन पर सहमत है, पर यह बात नहीं है, क्योंकि ये बात तो वित्त आयोग भी पहले कह चुका है। जीएसटी काउंसिल की अपनी कमेटी 2021 में जीओ में बता चुकी है कि स्लैब का रेशनलाइजेशन करना चाहिए, और ये प्रक्रिया तो एजेंडे पर है। तो हमारी निगाहें इस बात पर रहेंगी कि क्या निटी ग्रिटीज क्या तय होती हैं, क्या ब्यौरा तय होता है रेट को रेशनलाइज करने का, क्योंकि स्लैब्स बदलना आसान काम नहीं है, पूरा फिटमेंट नए सिरे से तय करने की चुनौती है। तो इसलिए शायद जीएसटी काउंसिल अपने कल की बैठक में
रेट कम करने के एजेंडे का संकेत दे सकती है, उसका एक प्लान, उसका एक एक्शन प्लान बता सकती है, ऐसा लग रहा है। पर इसी बैठक में सब कुछ निकल आएगा। जीएसटी के कामकाज को देखते हुए, जीएसटी की व्यवस्था को देखते हुए थोड़ा सा मुश्किल, हमारी फिंगर्स क्रॉस्ड हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ बड़ा आता है तो फिर तो बाजार के लिए, उपभोक्ताओं के लिए, निवेशकों के लिए सबसे अच्छी खबर होगी। सबसे अच्छी खबर होगी अगर आता है तो। अब देखते हैं क्या निकल करके आता है, और जब आएगा तो उसका भी विश्लेषण यहीं इसी मंच पर होगा। इस बीच सर्च इंजन और ब्राउज़र गूगल का संचालन करने वाली कंपनी अल्फ़ाबेट को अब गूगल ब्राउज़र बेचना नहीं पड़ेगा। ऑनलाइन सर्च में अवैध एकाधिकार का दोषी होने के बावजूद अल्फ़ाबेट को कोर्ट से राहत मिली है। हालांकि कोर्ट ने ब्राउज़र को लेकर के गूगल पर कुछ शर्तें ज़रूर लगा दी हैं। इस खबर के बाद मंगलवार को शेयर बाजार में अल्फ़ाबेट के शेयरों में उछाल देखने को मिला था। सर, गूगल पर आए जो फैसला है उसकी प्रमुख बातें, मुख्य बातें क्या कुछ निकल के आई हैं? विपुल जी, गूगल की बड़ी जीत है। आमतौर पर अमेरिका में जब टेक कंपनियों के ऊपर एंटी ट्रस्ट के एकाधिकार के मामले चलते हैं तो कार्रवाई बेहद सख्त होती है, और अमेरिका में एंटी ट्रस्ट कानूनों का इतिहास काफ़ी आक्रामक है। ये काम रॉकफेलर की स्टैंडर्ड ऑयल से शुरू होता है, जिसे कई हिस्सों में तोड़ दिया गया था। उसके बाद हमने इसी माइक्रोसॉफ्ट को इस फैसले से प्रभावित होते देखा था, लेकिन इस फैसले में सरप्राइजिंगली गूगल को बहुत नुकसान नहीं हुआ। पहली चीज तो ये जिस बात का डर था कि गूगल को क्रोम को अलग करना पड़ेगा, ये मामला ये था कि गूगल क्रोम के साथ पूरे एडवर्टाइजिंग मार्केट को, जो भी डिजिटल एडवर्टाइजिंग का मार्केट है, उसको अपने हिसाब से मोनोपोली में कंट्रोल करती है। क्रोम और एंड्रॉयड उसके दोनों मॉडल हैं और दोनों मॉडल पर उसका नियंत्रण, और इस तरह से दुनिया का पूरा जो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग बाजार है उस पर गूगल का भी है और उसकी मोनोपोली है। तो व्यवस्था के तहत गूगल को क्रोम बेचने की बात कही जानी थी, जो जैसी संभावना लग रही थी, पर ऐसा नहीं हुआ। ऑनलाइन सर्च में एक अधिकार का दोषी होने के बाद भी गूगल को ना तो अपना ब्राउजर बेचना पड़ेगा, ना ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड खत्म करना पड़ेगा। ये दोनों गूगल के पास ही रहेंगे। हाँ, गूगल केवल ये नहीं कर पाएगा कि वो ब्राउज़र को और स्मार्टफोन या किसी डिवाइस पर डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन बनाने का की बाध्यता कर सके, कि आप अगर जब अपने लैपटॉप पर बैठे हैं तो आप कोई दूसरा सर्च इंजन ना चुन सके, ऐसी बाध्यता नहीं होगी, जो आमतौर पर माइक्रोसॉफ्ट के एक्सप्लोरर के लिए भी है। दूसरा ये कि गूगल को अपने सर्च के डेटा को शेयर करना होगा बाजार के साथ, बाजार के अन्य पार्टनर्स के साथ। कई डिवाइसेस पर जहां गूगल का सर्च इंजन काम करेगा, वहां वो फीस भी लेकर अपने सर्च को प्राथमिकता के लिए भुगतान कर सकता है। यानी जैसे अगर चाहे तो मोबाइल ऑपरेटर्स से ये कह सकता है कि एंड्रॉयड को वरीयता देने के लिए हम एक स्पेशल फीस देंगे और लोगों को इस पर आने के लिए प्रेरित किया जाए। डेटा सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि डेटा शेयर करने से एआई के विकास में थोड़ी मदद मिलेगी। अमित मेहता जो कि जज हैं एंटी ट्रस्ट कोर्ट के, उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात ये कही है कि एक कमेटी बनाई जाएगी जो 6 साल तक गूगल की गतिविधियों पर नज़र रखेगी, पड़ताल करेगी और ये देखेगी कि अदालत का फैसला कैसे लागू होता है। तो गूगल के लिए सरप्राइज था, अमेरिका के एंटी ट्रस्ट एक्टिविस्ट के लिए सरप्राइज था कि गूगल के एकाधिकार को अमेरिका की एंटी ट्रस्ट अदालत ने इतने हल्के में, इतने सस्ते में छोड़ दिया, और इसका असर हमें गूगल के स्टॉक पर भी दिखाई दिया। सर, इसका मार्केट पे किस तरीके का असर देख रहे हैं आप इस फैसले का? देखिए, बाजार ने, अगर आप निवेशक हैं तो बाजार ने तो इसे गूगल की जीत माना है। उसके लिए तो गूगल की ये जीत है, क्योंकि गूगल के सर्वाइव के लिए के पूरे बिजनेस मॉडल को हिट करने वाला फैसला होता अगर क्रोम या एंड्रॉयड को बेचने की बात कही जाती। तो इसलिए स्टॉक्स भी बढ़े, गूगल के निवेशकों को फायदा हुआ। लेकिन क्योंकि क्रोम और एंड्रॉयड मॉडल मौजूद है तो गूगल के इनकम पर, उसके डेटा पर, उसके बिजनेस मॉडल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कि फैसला जो सिलिकॉन वैली की बड़ी कंपनियां, उनके लिए बड़ी राहत है, क्योंकि एक बार ये प्रेसिडेंट बन गया है कि मोनोपोलीज बनाई जा सकती हैं, थोड़ा बहुत डेटा शेयर किया जा सकता। गूगल ने ये इसका एक उदाहरण, एक नज़ीर स्थापित कर दी है, जो कि अमेरिका के एंटी ट्रस्ट कानूनों में इससे पहले नहीं होता आया था। इसके बाद जो छोटे सर्च इंजन है, प्रतिस्पर्धी हैं, उनके लिए बड़ी चुनौती बनने वाली है, क्योंकि गूगल की ताकत, गूगल का एकाधिकार बाजार में बना रहेगा। हाँ, उनको डेटा जरूर मिलेगा गूगल से, उस डेटा से वो अपने उत्पादों को बेहतर करने में, अपने सर्च इंजन को अच्छा करने में मदद ले सकते हैं। एआई का जो बाजार पर प्रभाव है वो भी एक महत्वपूर्ण फैसला है। जज का ये कहना था, अमित मेहता का, कि एआई जिस तरह से उभर रहा है उसमें गूगल को तोड़ना भविष्य में कई तरीके की अक्षमता पैदा करेगा, क्योंकि तकनीक तेजी से बदल रही है। तो
गूगल के एकाधिकार का यह फैसला अमेरिका से आया है। अन्य देशों में भी जहां जहां इस तरीके के कोई फैसले होंगे या गूगल इससे किसी मामले में होगा, क्योंकि आपको को पता है कि गूगल कई देशों में ये चुनौती झेल रहा है बाजार में एकाधिकार की, वहां भी गूगल की मदद ये फैसला करेगा। जी, इस बीच चीन में एनर्जी सप्लाई को लेकर के चीन और रूस के बीच बड़ी डील हुई है। डील के तहत रूस और चीन के बीच नई पाइपलाइन बनाई जाएगी, जिसके जरिए रूस से चीन को नेचुरल गैस की सप्लाई होगी। पाइपलाइन के जरिए चीन सालाना रूस से 50 अरब घन मीटर गैस खरीदेगा। ये डील 30 साल के लिए हुई है। गैस खरीद का लेन देन चीन की करेंसी युआन और रूस की करेंसी रूबल में होगा। सर, चीन के राष्ट्रपति ने तो अपने यहाँ शक्ति प्रदर्शन भी कर दिया, उसको लेकर के भी आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले तो कि किस तरह की प्रतिक्रियाएं दुनिया भर से देखने को मिली। देखिए, चीन की विपुल जी सबसे बड़ी मिलिट्री परेड थी और हाल फिलहाल के दशकों में चीन ने अपनी सैन्य शक्ति का ऐसा बड़ा प्रदर्शन नहीं किया। और उस प्रदर्शन के साथ 26 देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहां मौजूद थे, जो कि पूरी दुनिया से फैले थे। यूरोप, लैटिन अमेरिका, सेंट्रल एशिया, अफ्रीका, एशिया से मौजूद थे। किम जोंग यून और पुतिन उनके दोनों तरफ थे। तो जो मैसेजिंग है ग्लोबल सेटअप पर, वो चीन की काफ़ी बड़ी थी, काफ़ी लाउड थी कि चीन एशिया को और दुनिया के तमाम देशों को सिक्योरिटी की गारंटी दे सकता है। चीन अब सुरक्षा का एंकर या केंद्र है और ग्लोबल साउथ की लीडरशिप लेने को तैयार है। ये बात चीन ने संकेतों में कही। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि चीन अभी तक हथियारों के बाजार में उतना आक्रामक खिलाड़ी नहीं था, उतना बड़ा प्लेयर नहीं था। चीन के हथियार बिकते थे, पाकिस्तान को मिल रहे थे, दुनिया के कुछ और देशों को मिल रहे थे। चीन ने अपनी पूरी हथियार निर्माण क्षमताओं को आज खोलकर दिखा दिया और इस तरह से बाजार में अब चीन एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर आएगा। यूरोप के बाजारों में बाकी जगह चीन के हथियारों के लिए बाजार तैयार होगा और चीन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सुरक्षा तैयारियों को दिखाने के लिए पहली बार अपना पूरा न्यूक्लियर ट्रायड खोलकर दिखाया, जिसमें कि जमीन से, पानी से और आकाश से, तीनों जगह से न्यूक्लियर क्षमताओं का, न्यूक्लियर हमलों का जवाब देने की क्षमता है। इसके अलावा अपने मिसाइल्स के जो अगले संस्करण थे वो भी दिखाए गए। तो सुरक्षा की दृष्टि से, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की दृष्टि से चीन ने बड़ा प्रदर्शन किया, बेहद ताकतवर प्रदर्शन किया और इसका बड़ा असर हुआ। दिलचस्प बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, भारतीय समय के अनुसार रात में, वैसे तो वहाँ के हिसाब से शाम को, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि चीन ने इतना बड़ी जुटान लगाई है, इतने दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष वहाँ आए हैं और चीन इतनी बड़ी परेड करने जा रहा है, क्या अमेरिका इससे कोई चुनौती, इससे कोई खतरा महसूस करता है? तो ट्रंप का जवाब बेहद महत्वपूर्ण था और दिलचस्प था, जो बता रहा है कि परिस्थितियां कैसे बदल रही हैं। ट्रंप ने कहा, नहीं, हमारे लिए कोई खतरा नहीं है, चीन से हमारी बहुत अच्छी मित्रता है, शी के साथ हम बात कर रहे हैं, हम एक व्यापार डील पर चर्चा कर रहे हैं, कभी कोई खतरा होगा तो देखा जाएगा। पुतिन के साथ भी मेरी अलास्का में बहुत अच्छी मुलाकात हुई थी। तो ये जो पूरी जुटान थी ना विपुल, ये जो पूरा पावर प्ले था या शो केसिंग थी या जो शक्ति प्रदर्शन अगर आप कहें उस शक्ति प्रदर्शन को अमेरिकी राष्ट्रपति ने आज थोड़ा अंडर प्ले किया। उन्होंने इसे कम करने की कोशिश की और इसे एक सामान्य घटना के तौर पर देखा। पर शी जिनपिंग का प्रदर्शन, शी जिनपिंग का भाषण कि चीन किसी के दबाव में नहीं झुकने वाला, ये सब एक नए किस्म के ग्लोबल संतुलन का संकेत है और इसका जो असर है वो पूरे एशिया का जो सैन्य संतुलन है उसको बदलने में इसका बड़ा असर पड़ेगा। सर, लेकिन अब सवाल अगला ये है कि जो चीन और रूस के अंदर जो डील हुई उसको कैसे आप देख रहे हैं और उसके कितने गहरे मायने हैं? ये बड़ी डील है और ये मतलब बाकी तो हथियार और भाषण और सुरक्षा संबंधी गठजोड़ और अंतर्राष्ट्रीय पॉस्चरिंग, ये सब तो कूटनीतिक दुनिया के बहुत सामान्य से तरीके हैं जो होते रहते हैं हमेशा। देश इस तरह से अपनी परेड के जरिए अपनी मिलिट्री माइट दिखाते हैं। चीन ने थोड़ा आगे बढ़कर किया, पर ये जो समझौता हुआ, पावर ऑफ साइबेरिया 2 डील हुई, ये बेहद महत्वपूर्ण डील है। यहाँ वास्तविक कारोबार भी जुड़ा हुआ है, एनर्जी भी जुड़ी हुई है और यूरोप और अमेरिका के लिए बड़ा संकेत भी जुड़ा हुआ है। ये 30 साल का समझौता है जो रूस की कंपनी गैसप्रॉम ने चाइना की सीएनपीसी से किया है। इसे पावर ऑफ साइबेरिया 2 कहा जा रहा है। पावर ऑफ साइबेरिया 1 एक पहले से पाइपलाइन मौजूद है। जो लोग
बोनस के नियमित दर्शक हैं विपुल जी, वो याद करेंगे कि हमने जब ईरान और इजराइल के बीच जंग चल रही थी उस दौरान एक अर्थम में विस्तार से बताया था कि कैसे चीन और रूस के संबंध एक बिल्कुल नए तरीके के ऊर्जा का एक्सेस बनाने जा रहे हैं, जिसमें पावर ऑफ साइबेरिया 2 सबसे महत्वपूर्ण पाइपलाइन होगी। और हमने विस्तार से आपको बताया था कि पाइपलाइंस कैसे काम करेंगी, कैसे समुद्री मार्गों से अलग अब गैस और तेल का परिवहन स्थलीय पाइपलाइनों की तरफ बढ़ रहा है। और देखिए ये वो सामने आ गया इस डील में, इसमें मंगोलिया भी शामिल है। रूस का जो यमल का इलाका है, आर्कटिक के तट का इलाका है, वहां से ये गैस मंगोलिया के रास्ते उत्तरी चीन में आएगी। सालाना 50 अरब घन मीटर की सप्लाई होगी। और ये जो मौजूदा क्षमता है पावर ऑफ साइबेरिया 1 पाइपलाइन है, उसकी क्षमता भी 38 बिलियन क्यूबिक मीटर से 44 बिलियन क्यूबिक मीटर की जाएगी। और जो पूर्वी हिस्सा है वहां से भी गैस की आपूर्ति बढ़ाई जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इस पूरी डील का विपुल जी ये है कि इसका भुगतान रूबल और युआन में होगा, 1:1 के अनुपात में। और यहां से इस डील के साथ चीन ने युआन को दुनिया की एनर्जी करेंसी के तौर पर, गैस की करेंसी के तौर पर स्थायी रूप से बाजार में स्थापित कर दिया है। चीन को सस्ती गैस मिलेगी, जो कि रूस, ऐसा संकेत है क्योंकि चीन बहुत टफ बार्गेनर है, बड़ी सौदेबाजी है। हालांकि कीमतों का संकेत अभी नहीं दिया गया, लेकिन जो इशारे हैं उस हिसाब से रूस को गैस को सस्ता देना पड़ेगा। और ये वही गैस है जो वो यूरोप को बेचता था यूक्रेन के युद्ध से पहले। उसी गैस को घुमाकर अब चीन को भेजा जाएगा और चीन ने उसके लिए डिस्काउंट प्राइसिंग पर डील की है, यानी सस्ती गैस देनी पड़ेगी, जैसा कि तेल के साथ हुआ था। कच्चा तेल भी रूस चीन को डिस्काउंट पर दे रहा है। मंगोलिया एक महत्वपूर्ण ट्रांजिट देश है, जिसे ट्रांजिट के शुल्क का फायदा मिलेगा, बुनियादी ढांचे में निवेश होगा और उसके रूस और चीन के साथ दोनों के गहरे संबंध हैं। ये एक नया एक्सेस बन रहा है एनर्जी का, जिसमें रूस, चीन और मंगोलिया शामिल हैं। जी, अगर इस डील को के अगर हम रणनीतिक परिणाम जानने की कोशिश करें तो वो क्या हो सकते हैं सर? सबसे बड़ा परिणाम ये कि समुद्री मार्गों से जो गैस और तेल आता था, जिस पर तमाम तरीके के खतरे हैं, जो हम लोगों ने अपने उस अर्थ में भी बताया था, जैसे कि आप स्वेज के रूट को देख लीजिए, बराबर संकट है रेड सी में हूती और इजराइल के बीच। इसके अलावा हमने बंदर अब्बास का जो हिस्सा देखा, उसमें ईरान और इजराइल के बीच झगड़े के बीच में, और इसके अलावा जो मलक्का स्टेटस के आसपास से जो तेल और गैस के जहाज लेकर निकलते हैं, वहाँ भी दिक्कत है। तो समुद्री मार्गों की जगह अब स्थलीय मार्गों से गैस और तेल पहुंचाने के नेटवर्क ज़्यादा भरोसेमंद हो रहे हैं। और इस पाइपलाइन से रूस को अब अपना सामान भेजने के लिए यूरोप की या किसी समुद्री मार्ग की ज़रूरत नहीं है। वो सीधे रूस और मंगोलिया होते हुए चीन को अपना सामान, अपनी गैस बेच पाएगा। तो पहली चीज़ तो ये कि रूस के लिए एक बड़ा बाजार मिला, रूस ने झुककर वो बाजार स्वीकार किया, डिस्काउंट पर दिया। दूसरी चीज़, एनर्जी सप्लाई के लिए अब चीन के पास पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं। चीन ने कई सारे एनर्जी एग्रीमेंट कर रखे हैं, जिनसे उसके पास गैस और तेल आ रहा है। मास्को अलग थलग नहीं पड़ा, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि मास्को के पास, रशिया के पास जो रिकॉर्ड तेल और गैस के भंडार हैं, उनको कहाँ बेचा जाएगा। चीन उसका बड़ा ग्राहक बन गया। और दूसरा, चीन का असर रूस की अर्थव्यवस्था पर और ज़्यादा हो गया। रूस की निर्भरता चीन पर कई गुना ज़्यादा बढ़ गई। और इस बात का संकेत पुतिन ने कल दिया भी, इस संधि को पर दस्तखत करते हुए भी उन्होंने इस बात का संकेत दिया कि चीन पर रूस की निर्भरता काफ़ी ज़्यादा है। तो ग्लोबल स्तर पर एनर्जी की पॉलिटिक्स में ये एक बड़ा शिफ्ट है, जिसमें रूस बड़ा प्लेयर था और उसने अब अपना बाजार, जो कि यूरोप की तरफ मुड़ा हुआ था, उसे चीन की तरफ, एशिया की तरफ मोड़ दिया है। जी। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के परिवार से जुड़ी क्रिप्टो करेंसी WLFI अब क्रिप्टो एक्सचेंज पर ट्रेडिंग के लिए लिस्ट हो चुकी है। और इस लिस्टिंग से ट्रंप परिवार को मोटी कमाई भी हुई है, क्योंकि इस करेंसी के टोकन्स का बहुत बड़ा हिस्सा ट्रंप परिवार के पास है। टोकन्स की कीमत अब ट्रंप परिवार की पूरी रियल एस्टेट संपत्ति से ज़्यादा हो चुकी है। एक अनुमान के मुताबिक ट्रंप परिवार की संपत्ति 5 से 6 अरब डॉलर हो चुकी है। सर, ये क्रिप्टो से ट्रंप परिवार किस तरीके से अमीर बना और ये बिजनेस मॉडल है क्या क्रिप्टो का, ये जरा बताइए हमारे दर्शकों को।
ये सबसे सनसनीखेज खबर है और तमाम सुर्खियों के बीच टैरिफ और चीन और उसके बीच डोनाल्ड ट्रंप का परिवार क्रिप्टो के कारोबार में पूरी दुनिया में फैल रहा है और बहुत तेजी के साथ अपनी संपत्ति बढ़ा रहा है। ये देखने वाली बात है। जो WLFI का वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स का जो टोकन जिसकी ट्रेडिंग शुरू हुई, ये किस्म का IPO जैसा था कि जैसे कि कोई कंपनी IPO लेकर आती है, और इसके ट्रेडिंग के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप का परिवार दुनिया के सबसे अमीर क्रिप्टो होल्डर्स में शामिल हो गया, क्योंकि इसके अधिकांश टोकन उनके पास हैं। इससे परिवार की संपत्ति करीब 5 से 6 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है और सबसे ज़्यादा फायदा इसमें क्रिप्टो वेंचर से हुआ है। अब ट्रंप की फैमिली में उनके बेटे में खुद डोनाल्ड ट्रंप के पास एरिक डोनाल्ड जूनियर और बैरन के पास करीब करीब WLFI के 25% टोकन है और इनमें जितना ट्रेडिंग ऊपर होती जाएगी ट्रंप परिवार की वेल्थ बढ़ती जाएगी, जैसा कि सामान्य रूप से किसी भी स्टॉक या ट्रेडिंग में होता है। इसके अलावा ट्रंप के इस वेंचर में अबू धाबी के सरकारी फंड ने, ट्रॉन के संस्थापक जस्टिन सन ने और दुबई के तमाम निवेशकों ने निवेश भी किया है। तो इसमें प्राइवेट इक्विटी भी आई हुई है और इस वजह से ग्लोबली ये टोकन ट्रेड हो रहे हैं और इन टोकन्स का वैल्यूएशन बढ़ रहा है। इसका बिजनेस मॉडल भी ये है कि ये डिसेंट्रलाइज फिनांस में, स्टेबल कॉइन में और ट्रुथ सोशल जो ट्रंप का अपना प्लेटफॉर्म है उसका भी इस्तेमाल करके और ट्रंप के राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल ब्रांडिंग के लिए किया जा रहा है। तो एक झटके में क्रिप्टो की पूरी अर्थव्यवस्था को बदल करे, उसमें हिस्सा लेकर और उसके साथ कानूनों को तैयार करके डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिप्टो को अपनी आय का, अपने परिवार की आय की वेल्थ का एक बड़ा साधन बना लिया है। और ये कहा जा रहा है कि क्रिप्टो की पूरी क्रांति का सबसे पहला और शुरुआती फायदा डोनाल्ड ट्रंप को खुद होता दिखाई दे रहा है। सर, ट्रंप परिवार के मतलब जो बाकी कारोबार का विस्तार किस तरीके से चल रहा है इस समय? ये तो एक आपने स्टोरी सुनाई इसकी, पर बाकी बिजनेस कैसे चल रहे हैं? देखिए, ट्रंप के बाकी बिजनेसेस में रियल एस्टेट है, इसके अलावा तो उनके पास छोटे मोटे बिजनेस पर रियल एस्टेट सबसे बड़ा बिजनेस है। तो सऊदी अरब, UAE में इस तरीके की खबरें बराबर हैं कि UAE में, कतर में रियल एस्टेट में और होटल की डील्स में सौदों में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा लाइसेंसिंग से, ब्रांड के सपोर्ट से और तमाम मैनेजमेंट सौदों से खाड़ी देशों से हर साल करीब $10 करोड़ से ज़्यादा की कमाई होती है। महत्वपूर्ण बात यह कि क्रिप्टो के सहारे ट्रंप का परिवार बाकी देशों में भी फैल रहा है। मध्य पूर्व में तो पहुंचा ही है क्योंकि मध्य पूर्व से उन्होंने निवेश लिया है अपने वेंचर में। ट्रंप ने एशिया में विस्तार किया है। अभी हाल में मेटा प्लैनेट की बैठक थी 2 दिन पहले टोक्यो में, एरिक ट्रंप वहां मौजूद थे। मेटा प्लैनेट ने नई पूंजी जुटाने की तैयारी की है। जापान की मेटा प्लैनेट जापान की सबसे बड़ी क्रिप्टो माइनिंग कंपनी और ट्रेजरी है। इसमें एरिक ट्रंप की हिस्सेदारी है और इसके साथ एशिया में क्रिप्टो एक्सचेंजेस बनाने की परियोजनाओं में ट्रंप परिवार आगे आ सकता है। तो आप सरप्राइज ना हो, आपको आश्चर्य ना हो कि डोनाल्ड ट्रंप का परिवार जापान में या एशिया के किसी देश में क्रिप्टो एक्सचेंज स्थापित करता दिखाई दे, क्योंकि इस बात की पूरी संभावना है। इसके अलावा ट्रुथ सोशल, Alt5 सिग्मा, ट्रंप मीडिया, इससे अलग अलग कमाई हो रही है। ट्रंप ने Crypto.com के साथ साझेदारी की, ट्रंप के परिवार ने Crypto.com के साथ साझेदारी की और ट्रंप ब्रांडेड बिटकॉइन ETF भी शुरू किया है, जिससे भी क्रिप्टो और फिनटेक के कारोबार में बढ़ोतरी हो रही है। तो अगर आप फोकस देखें ट्रंप के कारोबार का, रियल एस्टेट जरूर उनका पुराना कारोबार है, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप और उनका पूरा परिवार फिनटेक और क्रिप्टो पर सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहा है और उसी से संपत्ति में बड़ी बढ़ोतरी हो रही है। और इसी से वो जो सर्कुलर कैपिटल का सिस्टम है फिनांसिंग इंजीनियरिंग का, वो बनता है कि एक पूंजी दूसरी जगह सर्कुलेट करती है और उसी मॉडल को अप्लाई करके डोनाल्ड ट्रंप अपने कारोबार का विस्तार कर रहे हैं, जिसमें कि WLFI के टोकन हैं जो एक सर्कुलर पूंजी का उपयोग करते हैं, जहाँ जिस प्लेटफॉर्म पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इसकी कीमत बढ़ती है और इसे डिफाई और निजी इक्विटी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और चूंकि अधिकांश टोकन अभी ट्रंप के पास ही हैं, तो वैल्यूएशन और वेल्थ ट्रंप परिवार की बढ़ती है। जी, चलिए सर, अब आज के कार्यक्रम को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। अंशुमान सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इन तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए। धन्यवाद। तो आज के कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन GST काउंसिल की बैठक दूसरे दिन में क्या कुछ होकर के सामने निकल के आता है, उसका असर बाजार पे कैसा रहेगा, इस पर सटीक विश्लेषण के लिए कल शाम को 7 बजे जुड़ना हमारे साथ मत भूलिए और लगातार बोनस के साथ बने रहिए, अपनी टिप्पणियाँ भेजते रहिए। मुझको इजाज़त दीजिए, फिलहाल के लिए नमस्कार।